नमस्कार। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की यूपी में भूमिका को लेकर। और सवाल ये कि क्या 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए उसमें से हिंदी पट्टी के 3 राज्य जिस तरीके से कांग्रेस के हाथ से फिसल गए, तो क्या इस हार से, इस करारी शिकस्त के बाद इंडिया गठबंधन कोई सबक लेगा? क्या नए सिरे से रणनीति बना करके एनडीए की तर्ज पर ही इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए जो तमाम सियासी दल या क्षेत्रीय छत्र या यूं कहे कि घटक दल या सहयोगी दल, कुछ भी कह सकते हैं, क्या वो एकजुट हो पाएंगे? क्या इससे कोई सबक लेंगे? और क्या आम चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन मजबूत होकर क्या एनडीए के सामने कोई चुनौती पेश कर पाएगा, या फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने हितों को या अपने अपने राज्यों में अपनी मजबूती को लेकर इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बन करके अकेले चुनाव मैदान में उतरना पसंद करेगी? और अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उस स्थिति में क्या बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सकता है? इन तमाम सवालों के साथ आज हम अपने इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आप सभी का उनसे मैं परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ आज इस चर्चा में दीपक रंजन जी शामिल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। ब्रजेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर अनु पासवान, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रही है। इसके अलावा हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार, हमारे साथ अमन पांडे जी भी शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में, जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है। आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आज हम करते हैं भारतीय जनता पार्टी से ही आज शुरुआत करते हैं। जिस तरीके के राघवेंद्र जी चुनावी नतीजे आए, इंडिया गठबंधन, ये अब कहा जा रहा है कि चूंकि इंडिया गठबंधन ने चुनाव नहीं लड़ा, अलग अलग होकर लड़ा, समीक्षाएं भी की जा रही, अगर एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ अगर इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव में एक ही उम्मीदवार देता तो शायद हालात आपके पक्ष में ना होते। लेकिन जो परिस्थितियां बनी, अब उसका सियासी तौर पर आकलन किया जा रहा है। और अब एक संभावना ये जताई जा रही है कि इस हार से सबक लेते हुए इंडिया गठबंधन के घटक दल अपने तमाम मतभेदों को, मनमुटाव को भूल करके एकजुट होकर के सामने आएंगे। अगर ऐसा होता है राघवेंद्र जी, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो आपका मिशन 80 का जो टारगेट है, उसकी राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा, एक बहुत बड़ी रुकावट आपके सामने पेश कर सकता है इंडिया गठबंधन? नहीं मानस जी, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में गठबंधन के मुख्य 2 घटक हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कह सकते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो भी हमें लगता है हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस का वर्तमान में अभी 2% वोट था, लोकसभा चुनाव में और घटेगा, समाजवादी पार्टी का और घटेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अन्य मुद्दे होते हैं, विधानसभा चुनाव के अन्य मुद्दे होते हैं, नगर निकाय के चुनाव के अन्य मुद्दे होते हैं। विभिन्न चुनाव के अलग अलग रूपरेखा होती है, अलग अलग मुद्दे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 को लेकर मानस जी अपना काम कर रही है। 5.5 दर्जन उत्तर प्रदेश में सांसद हमारे पास है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है? 3 सांसद है। कांग्रेस की क्या स्थिति है? 1 सांसद है। कांग्रेस की 2 विधानसभाएं जो थी परंपरागत लोकसभा थी, आजमगढ़ और अमेठी और रायबरेली, इसमें से आप 1 सीट हार गए हैं, जो इनकी परंपरागत सीटें हुआ करती थी। सामान्य सीटों की बात नहीं कर रहे मानस जी। समाजवादी पार्टी भी अपनी परंपरागत सीटें हार रही है, आजमगढ़ और रायबरेली। लोकसभा चुनाव में दोनों राजनीतिक दल चाहे एक दूसरे के साथ मिले हों, चाहे अलग अलग हों, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों हाशिए पर रहेंगे। हम लोग मिशन 80 को लेकर के काम कर रहे हैं और हम लोग वास्तव में काम कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन अभी तक कर क्या रहा है? मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या राष्ट्रीय टिकट की बात करूं, अभी इनकी 3 बैठकें हो चुकी है मानस जी। मैं राजनीति से इतर होकर बात कर रहा हूँ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूँ। हम ये चाहते हैं इनका कौन प्रधानमंत्री होगा ये देश की जनता को पता चले, इनका संयोजक कौन होगा ये देश की जनता को पता चले, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा ये देश की जनता को पता चले। मानस जी, इसके इतर होकर के ये लोग विभिन्न विषयों में बैठकें करते हैं।
आगंतुक कौन रिसीव करेगा, फोटोग्राफी कौन कराएगा, भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, मीडिया कौन सेट करेगा, इस प्रकार की वाहियात बातों में 3 बैठकें खत्म कर चुके हैं। और इनकी जो है ईमानदारी का गठबंधन ही नहीं है, ये ठगबंधन के रूप में नजर आ रहा है। एक आदर्श राजनीति के रूप में ये लोग दिखा सकते थे। 5 राज्यों का चुनाव था, ये कहने में मुझे अत्युक्त नहीं है कि इन 5 राज्यों में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में थी, ना समाजवादी पार्टी कहीं थी, ना अन्य राजनीतिक दल कहीं नहीं था। ये लोग आदर्श राजनीति दिखा सकते थे। एक मंच पे ममता बनर्जी आ सकती थी, केजरीवाल आ सकते थे, नीतीश कुमार आ सकते थे, सब लोग एक मंच पे आ जाते। इनके अन्य की सेहत में क्या फर्क पड़ने वाला था? इनका इन राज्यों में 5 राज्यों में किसी का कोई प्रभाव नहीं था, जितने भी घटक दल है। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो अपने अपने स्वार्थी तत्वों का गठबंधन है। इन लोगों को ये नहीं मतलब है कि किस प्रकार से हमारा गठबंधन बने। ये लोग सिर्फ बेईमानी करने पर आमादा हो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। हम लोग जो है लोकसभा में भी हमारा गठबंधन रहता है, वही विधानसभा में भी मानिश जी वही गठबंधन रहता है, नगर निकाय में भी रहता है, जिला पंचायत में भी रहता है। हम लोग ये नहीं कहते हमारा गठबंधन लोकसभा के लिए ही है, विधानसभा के लिए नहीं होगा, नगर निकाय के लिए नहीं होगा, उपचुनाव के लिए नहीं होगा। वास्तविकता यह है, भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 को लेकर के उत्तर प्रदेश में खास तौर से हम लोग अपना काम कर रहे हैं और इसी के आसपास उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें मिलेंगी। और ये लोग जो है चाहे इतना प्रयास कर ले, ये लोग उत्तर प्रदेश में हाशिए पर ही रहने वाले हैं मानस जी, क्योंकि ये लोग उत्तर लोकसभा चुनाव को लेकर के इंडी गठबंधन हो या उत्तर प्रदेश के घटक दल हो, कोई काम ही नहीं कर रहे मानस जी। जी बिल्कुल। ब्रजेश जी के पास चलते हैं। ब्रजेश शुक्ला जी, राघवेंद्र जी ने जो कुछ भी कहा, क्या आप उससे सहमत नजर आते हैं? आपको लगता है कि संभावनाएं इससे उलट भी हो सकती हैं? देखिए, राघवेंद्र जी का कहना, एक पार्टी के नेता हैं इसलिए वो कह रहे हैं। वास्तव में आप चुनाव के पहले अपने अपने दावे होते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जो एकता की बात है वो कितनी होगी, इस पर जरूर मैं कह सकता हूं कि ये टिकट वितरण के बाद तय होगा कि आपकी एकता कितनी होनी है, कितनी नहीं होनी है। अब आप देखिए कि जब 3 राज्यों के चुनाव आए, परिणाम आए, तो उसके बाद से स्थितियों में काफी आप देख रहे होंगे तल्खी, आप दावा करते हैं, आप ये बात करते हैं कि साहब बहुत एकता है और मजबूत हुआ है। लेकिन स्थिति यह है कि जब आंध्र तेलंगाना के मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो कोई भी विपक्षी नेता वहां नहीं जाता है। अब उसके तमाम कारण निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। उसी तरह ये बात लगातार आ रही है कि पहले आप जल्दी जल्दी बैठक करके आप मीटिंग करके ये बता दीजिए कि आपको कितनी सीटों में लड़ना है, कौन कितनी सीटों में लड़ गए, उसके बाद आगे बढ़े। ये बुनियादी चीज है। तो आप पहले आप ये बता दीजिए कि कितनी सीटों पर लड़ना है हर कोई। अब एक ममता बनर्जी ने एक क्षेत्रीय दलों के कान में एक बात जरूर कह दी है कि साहब जो जहां, कान में क्या खुलेआम कहा, उन्होंने मीटिंगों में कहा है कि जो जहां पर मजबूत है मोदी को हराने के लिए वो वहां पर पूरी ताकत से वो कर सकता है, पूरी ताकत से चुनाव लड़ सकता है और ज्यादा सीटों में चुनाव लड़ सकता है। अब जब ये होगा, यदि ये बात सहमति हो जाएगी, आप देखिए कि पिछले दिनों जब अखिलेश यादव ने एक बात कह दी कि साहब वो अखिलेश यादव मीटिंग से बात उभर के सामने आई कि 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, बात को उसका खंडन भी हुआ, लेकिन उसको लेकर उबाल आ गया। बहुत लोग ऐसे हैं कांग्रेस में जो कहते हैं साहब बसपा से गठजोड़ कर लिया जाए। अब बसपा से गठजोड़ क्यों कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को ये लगे कि साहब हम एक दरवाजा और खुला हुआ है इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। तो सारा कुछ इस बात का लेकर है कि कोई गठबंधन, चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, सीटों के तालमेल पर निर्भर है, सीटों पर निर्भर है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ रहा है। और यदि एक समझौता हो जाता है तो गठबंधन चलेगा, या समझौता नहीं होता है तो गठबंधन नहीं चलेगा। त्याग की बातें जो लोग करते हैं वो बेकार की बातें करते हैं। त्याग व्याग कुछ नहीं, राजनीति में इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता। आज की राजनीति में यहाँ पर सिर्फ ये है कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी इसलिए सतर्क है उत्तर प्रदेश में क्योंकि 2017 में उसने कांग्रेस को 100 सीटें दी थी विधानसभा में,
2019 में उसने बड़ा हिस्सा दे दिया था बहुजन समाज पार्टी को, उससे उसे नुकसान हुआ है, इसलिए वो सतर्क हैं। और इस बार सीटों का बंटवारा जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। यदि बंटवारा हो जाता है तो गठबंधन भी है, यदि बंटवारा नहीं होता है तो फिर दोस्ताना लड़ाई बात होती है कुछ सीटों पर, तो मैं इसे गठबंधन नहीं मानता हूं। इसलिए सारा मामला जो है इसी गठजोड़ पर निर्भर है कि साहब कितनी सीटें मिलती हैं, कितनी नहीं मिलती हैं, कौन सहमत होता है, कौन नहीं सहमत होता है। जी ब्रजेश जी, बहुत सही सवाल आपने उठाया। दीपक रंजन जी के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन जी, कुछ इस तरह की भी खबरें आई कि हालांकि अखिलेश यादव ने तो पहले ही कहा था कि जिनको मांगना है सीट वो उनके पास है, वो मांगने की स्थिति में नहीं, वो देने की स्थिति में है। ये एक नई थ्योरी सामने आ रही है, एक नई रणनीति सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों को सीटें देने से पहले उनसे उम्मीदवारों के नाम मांगेगी कि किस सीट पे आप किस उम्मीदवार को उतारने जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ये आकलन करेगी कि जो सीट कांग्रेस या आरएलडी या कोई दूसरा घटक दल मांग रहा है तो उस उम्मीदवार की हैसियत अपने बूते क्या लाख, सवा लाख, 1.5 लाख वोट लाने भर की है कि नहीं। अगर उनको लगेगा कि नहीं है तो वो रिफ्यूज कर देंगे, फिर चाहे गठबंधन हो या ना हो। तो इस तरीके की जो रणनीति आपकी सामने आ रही है, आपको लगता है कि इस तरीके से गठबंधन संभव है? और क्या आपने मध्य प्रदेश में, आप खुद तो चुनाव जीत नहीं पाए लेकिन कांग्रेस को चुनाव हरवाने में आपने बड़ी भूमिका अदा कर दी, तो क्या इस हार से कोई सबक ले रही है समाजवादी पार्टी? देखिए मानस जी, सभी राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और जो जनता का जनादेश है हम उसको ससम्मान स्वीकार करते हैं। जनता ने हमें जो है विपक्ष की हैसियत से वहां पर जनता की आवाज बन करके जनता की आवाज उठाने के लिए हमें वहां पे जितना भी जो भी हमें वोट मिला हम उसको सहस्र और सम्मान हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन देखिए आज की तारीख में हमारे राघवेंद्र भाई ने सारी बातें बताई, लेकिन पूरी बात में उन्होंने ये नहीं बताया कि पांचों राज्यों के चुनाव में या जहां पर भी 3 राज्यों में इनकी सरकार बनी, इन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो कब पूरे करेंगे? क्या 450 रुपए का जो सेंटर का वादा करके आए, क्या 450 रुपए? दीपक रंजन जी, आज असल में बहस का ये मुद्दा नहीं कि वादे पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे। आज बहस का मुद्दा ये है कि क्या इस हार से इंडिया गठबंधन ने सबक लिया या नहीं। तो सवाल मानस भाई न्यूज 24 पहली बार जनता की आवाज से पीछे भाग रहा है। और आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? आप क्या कहीं बायस हो रहे हैं क्या? आप, ये जनता की आवाज है, इन्होंने जनता से उन्होंने वादा किया है और जनता से अगर वादा खिलाफी करेंगे तो हमको आपको, हम तो विपक्ष की हैसियत से और आप एक सम्मानित चैनल के न्यूज एंकर के हैसियत से आपको इनसे पूछना चाहिए। अभी इन्होंने अपने वक्तव्य में इन्होंने सारी इनको, जब बात यहाँ की हो रही थी तो कौन कहां से चाय की मीटिंग की कौन जिम्मेदारी लेगा? हम तो कह रहे हैं जो चौथी मीटिंग होगी उसकी चाय की जिम्मेदारी ले राघवेंद्र भाई, क्योंकि चाय बहुत अच्छी बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनको इतनी दिक्कत थी कि कौन, आपने एक बार भी इनको रोका टोका कि यार डिबेट जो है जिस उस पे हो रही, आप बोलो मीटिंग में कौन चाय की, कौन नाश्ते की, कौन आएगा? अरे जितनी दिक्कत, जितनी चिंता, पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो तो इंडिया गठबंधन पे, सुनिए, वो इंडिया गठबंधन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो हम तो जनता नहीं, जनता मेरी बात, अरे मानस भाई, मानस मेरी बात तो जनता ने क्यों उनको चुनाव जितवा दिया? क्यों 2 राज्य को दे दिए? मेरी बात आ जाने दीजिए मानस भाई। और इंडिया मोर्चा भी तभी है, एनडीए भी तभी है जब जनता है। सामान्य जनता नहीं, सामान्य जनता को उम्मीदों पे अगर कोई खरा नहीं उतरेगा ना तो जनता जिस सर माथे पे उठाती है उसी तरीके से 4 महीने बाद उठा करके पटक भी देती है। आपने वादा किया था, हम तो कहते हैं कि आप उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार है, आप उत्तर प्रदेश में 450 रुपए का सेंटर क्यों नहीं देने का काम कर रहे हैं? आप पीएम के लिए, इंडिया मोर्चा के पीएम की आप चिंता कर रहे हैं। 3 राज्यों में अभी तक आप राज्यों में आप सीएम चेहरा नहीं खोज पाए और आप विश्वगुरु की बात करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है की बात करते हैं। अभी तक आप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं खोज पाए और चिंता आप कर रहे हैं इंडिया मोर्चा में क्या होगा। देखिए मैंने तो कहा ना कि कई बार जो है हार करके भी आदमी सबक लेता है और हार करके, और देखिए आपने देखा होगा मानस भाई कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, जनता का मैंडेट जो है वो सत्ता के खिलाफ रहा है और 10 साल बाद जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जो है जनता का मैंडेट आने जा रहा है और जनता इनको भी उखाड़ फेंकेगी। आप 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आप देख लीजिए, जो भी जनादेश आया वो सत्ता के खिलाफ आया या नहीं आया भाई? 2018 में, अभी आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में तो इनकी सरकार थी, लेकिन 2018 में जो मैंडेट आया था वो कांग्रेस पार्टी के लिए आया था, लेकिन आज 2023 में कांग्रेस पार्टी अगेंस्ट आया। आप तेलंगाना देख लीजिए, आप मिजोरम देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए।
तो 10 साल बाद जब ये भी चुनाव में जाएंगे ना 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में, तो इनके खिलाफ भी माहौल है, क्योंकि इन्होंने भी जनता को कुछ नहीं दिया है। और रहा सवाल, देखिए ठीक है, लोगों की व्यवस्था रही। 6 दिसंबर को जो मीटिंग होनी थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि शादी साला का समय चल रहा है। ममता बनर्जी जी नहीं यहाँ पे, उनके वहां शादी थी, नीतीश कुमार जी की तबीयत नहीं ठीक थी। और कोऑर्डिनेशन का ये सही है कि जैसे हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारी बहन बैठी हुई है, देखिए अभी आपने कहा ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो जहां पे लड़ने की स्थिति में होगा वो उसको टिकट देंगे। बिल्कुल सही बात है। हम भी जब मध्य प्रदेश में गए थे तो हम 1-1, 2-2 बजे तक हमने अपने सारे सीटें हमने बता दी थी कि यहाँ पर हम मजबूत हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2018 में 1 सीट जीती थी और 2018 में समाजवादी पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर सेकंड पोल की थी। और जब 2018 में कांग्रेस पार्टी को मानस भाई सरकार बनाने के लिए जरूरत थी, तो बिना देर किए, बिना शर्त के समाजवादी पार्टी ने, ये सही हमारे एकमात्र विधायक थे, उनका हमने समर्थन इनको देने का काम किया था। तो जाहिर सी बात है, अगर ठीक है आपने नहीं दिया कोई बात नहीं, हम चुनाव के वहां पे हमारा संगठन है, वहां पे हमारे लोग हैं, हम उनको मायूस और हताश तो नहीं कर सकते थे। वहां पर चुनाव लड़े हम। अब आगे आने वाला समय आपस में सीट शेयरिंग को लेकर के शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठ करके बातचीत करेगा। और ये सही है कि जो सीट जीतने वाली होगी, और अखिलेश यादव जी ने, मानस भाई, शुरू से ही कहा है कि जो जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पर लड़ता दिख रहा है, उसको आगे करके उसके हिसाब से चुनाव लड़ा जाए। आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा विपक्षी कौन सी पार्टी मजबूत है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है? इसी तरीके से बिहार में है। जी, डॉक्टर अनु प्रसाद जी के पास चलते हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। अनु प्रसाद जी, देखिए, जो एरोगेंसी देखने को मिली मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, उससे ये बात तो सही है कि इंडिया गठबंधन के जो बाकी घटक दल थे वो आपसे वो नाराज हुए, लेकिन क्या अब कोई पहल करेगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि एक बात ये भी कही जा रही है कि अभी तक इंडिया गठबंधन अपने किसी नेता को संयोजक के तौर पर नियुक्त नहीं कर पाई। जैसे यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी हैं, ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन का एक कोई संयोजक होना चाहिए जो चीजों को सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, लेकिन ये काम भी कमोबेश आपने अपने ही हाथ में रखा हुआ। तो क्या अब इस हार से कोई सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी अपनी एरोगेंसी को कम करते हुए ये मानने को तैयार होगी कि हाँ, जो क्षेत्रीय दल है, जो क्षेत्रीय छत्रप है, उनका भी कोई योगदान है, और अगर आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी अगुवाई में चल रहे एनडीए गठबंधन के खिलाफ, तो आपको भी अपनी फोर्स को उतना ही मजबूत करना होगा। अनु प्रसाद जी, आप सवाल सुन पाइए? मानस जी, सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए मानस जी, दरअसल थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, आवाज कुछ कट के आ रही है। मुझे आवाज सबकी कुछ बातें नहीं समझ में आई। आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही है, कुछ नेटवर्क इशू कुछ बहुत ज्यादा है। जितनी मैं आपकी बात समझ पाई हूँ, जो आपका प्रश्न समझ पाई हूँ, उसी के अनुसार मैं जवाब दे रही हूँ। देखिए मानस जी, सबसे पहली बात हम बता दें कि ना तो हम इस राज्यों में आए हुए परिणामों को हार मानते हैं और ना ही हमारे कार्यकर्ता इसे अपनी हार मानते हैं, क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है, हार तब होती है जब हम जनता में अपना जनाधार न बना पाए। हार तब होती है जब हम ये मान के चलते हैं कि जनता हमें नकार दी है, मगर जो रिजल्ट आया है वो आप बहुत स्पष्ट देख रहे हैं कि कांग्रेस ने भाजपा से भी 10 लाख से ज्यादा वोट पाए हैं इन पांचों राज्यों में। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत स्पष्ट है। और आप अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो बहुत कम परसेंटेज से कांग्रेस चुकी है अपनी सरकार बनाने से। तो ये हम अपनी ना हार मानते हैं और ना ही हम इस चीज को मान रहे हैं कि भारत की जनता ने हमें नकार दिया है, क्योंकि आप एक बात बहुत स्पष्ट समझिए मानस जी कि दक्षिणी भारत की तरफ कांग्रेस का जनाधार है, और जहां तक रही बात इन राज्यों में, तो बहुत ही कम परसेंट से हम चुके हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं हम समीक्षा कर रहे हैं और मंथन कर रहे हैं कि इसकी क्या ऐसी कमी रह गई, कहां तक हम जनता को अपनी बात नहीं समझा पाए, जिसकी वजह से आज कांग्रेस इन राज्यों में चूक गई है। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का ये पैटर्न रहा है कि हर 5 साल पे वहां पे सरकारें बदलती है, ये हम सभी लोग को पता है। तो और अब मैं आती हूँ लोकसभा चुनाव पे और उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में।
तो एक बात बहुत स्पष्ट है मानस जी की पिछले कुछ दिनों में 2 बार बैठकें होनी थी, नहीं हो पाई। तो इसकी वजह कतई नहीं है कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया है या इंडिया गठबंधन में कोई नोकझोंक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से वरिष्ठ नेतागण आपस में उस समय सहमत नहीं थे बैठक में आने के लिए, इस वजह से उस बैठक को टाला गया है। मगर जैसा कि इस अलायंस का एक मोटिव था, वो बहुत सोच समझ के और सभी पार्टियों ने बहुत सोच समझ के, सारे वरिष्ठ नेता लोगों ने इसको अलायंस में अपनी हामी भरी थी। सिर्फ कांग्रेस ने ही इसकी पहल नहीं की, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे ममता बनर्जी भी और जी हो, कोई जितने भी वरिष्ठ नेतागण थे, बहुत सोच समझ के इस गठबंधन को एक रूप दिया गया है जिसको इंडिया अलायंस कहा गया है, और जिसका एक ही लक्ष्य है कि जिस तरीके से भारत की जनता भ्रष्टाचार, महंगाई और संविधान में जिस तरीके से लगातार परिवर्तन किया जा रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इन सभी मुद्दों पे बहुत मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। चलिए, डॉक्टर अनूप प्रसाद से संपर्क हमारा टूट गया है। अमन पांडे जी के पास चलते। अमन पांडे जी, सवाल मेरा आपसे भी वही है, अभी तक इंडिया गठबंधन अपने किसी भी नेता को, किसी भी घटक दल के नेता को कोई नाम नहीं तय कर पाया जो संयोजक के पद पर नियुक्त किया जा सके, या जो सभी जितने भी घटक दल है उनसे एक कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सके। तो ये क्यों नहीं, ये आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है कि कम से कम किसी एक नेता को तो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की वजह से कई सारे नाम है जिन पर सहमति नहीं बन पा रही, नीतीश कुमार जी का भी नाम है उसमें शरद पवार जी का भी नाम है। तो आप लोग क्या इस तरह की कोई डिमांड करेंगे या भविष्य में ऐसी कोई योजना है कि कोई तो एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए ना, जो सभी सियासी दलों को कोऑर्डिनेट कर सके इंडिया गठबंधन के? अमन पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए ब्रजेश शुक्ला जी के पास चलते। ब्रजेश जी, आपको लगता है कि जरूरत है कि किसी एक व्यक्ति को, किसी एक नेता को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जो कम से कम संयोजक का पद संभाल सके? देखिए मानस जी, ये बात बहुत दिन से उठ रही है और इसके लेकर के काफी लोग दावेदार भी हैं, लालायत भी हैं, और ये चल रहा है कि किसी तरह वो किया जाए। लेकिन समस्या ये है कि कोई भी जो आप ये दावे से कह सकते हैं, ये जोर से आवाज से कह सकते हैं कि साहब इंडिया गठबंधन एक है, और किसी गठबंधन के लिए कहा जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि हर कोई अपना अपना वो चाहता है, अपने प्रदेश में उसकी राजनीतिक स्थितियां क्या हैं, उसकी अपनी स्थिति क्या है, ये भी देखते हैं। आप ये जो बातें कही जा रही थी हैं कि इंडिया गठबंधन एक है, ये बातों से इंडिया गठबंधन एक नहीं होता है। कारण क्या है कि इसमें से कोई कभी नहीं कहेगा कि इंडिया गठबंधन एक नहीं है, क्योंकि कोई तोहमत नहीं लेना चाहता। और क्यों ले तोहमत? किसी गठबंधन को जो मजबूत गठबंधन बन सकता है, उसको ये तोहमत क्यों ले कि साहब हम इसका विरोध कर रहे थे। आप कहते रहिए, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो अंतिम सत्य है। ये सारी बातें हैं। तो इस गठबंधन के जो जितना तेज बोलता है कि साहब इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूती से चल रहा है, वो उसके दावे और उसकी डिमांड उतनी बड़ी है, आप समझ लीजिए। तो इसको इस ढंग से नहीं देखा जा सकता है। अपने अपने जो राजनीतिक हित हैं, इसका हर कोई ध्यान दे रहा है। उसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, पंजाब की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार में नीतीश हैं उनकी बात करें, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, तो ये लोग जो हैं अपनी मजबूती के दावे कर रहे हैं और ये कभी नहीं अपनी जगह छोड़ना चाहते हैं। अब उसमें रास्ता कैसे निकलेगा? और ये कहते भी रहेंगे कि साहब गठबंधन एक है, मजबूत है, ये कहते रहेंगे। तो कोई आदमी कोई भी राजनीतिक दल ये तो मत नहीं लेगा, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत समझौते करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि इसके लिए तैयारी अभी मुझे नहीं दिख रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में दिख जाए और ये और मजबूती से गठबंधन हो जाए। यदि इतना ही होता तो वहां के तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तो बाकायदे अनुरोध किया था कि सब लोग आइए,
तो हर किसी ने एक रास्ता निकाल दिया कि साहब हमको यहाँ जाना है, किसी को दार्जिलिंग जाना था, किसी को कहीं जाना था, और हर कोई अपना निकल लिया, तो जाने का समय नहीं था। तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। राजनीति में होता कुछ है, दावे कुछ होते हैं, और जमीनी हकीकत कुछ और होती है। इसलिए इस गठबंधन को यदि मजबूती से बनाए रखना है, इसको आगे चलाना है, इसके परिणाम देने हैं, तो सभी को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा, और बिना उसके ये गठबंधन नहीं हो सकता है। ये नारों से गठबंधन नहीं होता है कि साहब एक हैं। अब कहते रहिए एक है, एक इससे हो जाएगा। विधानसभा चुनाव आपने देख लिया, क्या कमलनाथ कह रहे थे, क्या टी.एस. सिंहदेव कह रहे थे, कौन अखिलेश, कौन अखिलेश। तो इस तरह नहीं होता है। जब आप चलते हैं तो सबका सम्मान, और सबके सम्मान के साथ उसको उसका हिस्सा भी देना होता है, और अपनी हैसियत को जमीन की धरातल में नापना होता है। इस तरह गठबंधन चलते मैंने देखा है। और बाकी यदि आप ये सोचें कि कोई नेता ये कह देगा कि साहब गठबंधन होगा, नहीं, अंतिम समय तक गठबंधन टूट भी जाएगा तभी कहेंगे नहीं एक है, मजबूत है गठबंधन। तो ये तो राजनीति की यही कार्यप्रणाली है, और लेकिन इससे निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। अमन पांडे जी, आपसे संवाद टूट गया था, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें, अमन पांडे जी? अमन पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अमन पांडे जी के साथ नेटवर्क का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार फिर से चलते हैं राघवेंद्र जी के पास। राघवेंद्र जी, जो परिस्थितियां इस समय मौजूदा वक्त में बनी हुई हैं, ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा, क्योंकि इस हार से बहुत बड़ा सबक लिया गया है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल है, कांग्रेस का भी ठीक है, मान लीजिए कि बहुत उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन बाकी राज्यों में तो मजबूत स्थिति में है ही, खास दक्षिण के राज्यों में जहां पर आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत दल है जो आपके सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। अगर ये सामूहिक रूप से एक पर एक कैंडिडेट देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि आपको अपनी जितनी भी सीटें आपने, क्योंकि पिछली बार आपने 16 सीटें आपने लूज की थी, उन 16 सीटों को जीतने के साथ साथ, जिस पर भी पिछले दिनों मंथन भी चल रहा था लगातार लखनऊ में, इसके अलावा जो बाकी बची हुई सीटें हैं उस पर भी आपको एक बार फिर से अपनी रणनीति अपने सहयोगी दलों के साथ बैठ के बनानी पड़ेगी। नहीं मानस जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में, राजनीति में पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। कोई भी राजनीतिक दल हो अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाने के लिए प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में हम लोग लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। याद करिए आप लोग, हम लोग नए मतदाता भी बना रहे हैं, हम लोग विभिन्न कार्यक्रम भी कर रहे हैं, हम लोग जो है घर घर जा रहे हैं, अपनी विचारधारा को पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग नियमित रूप से इस काम को पिछले 1 साल से लगातार कर रहे हैं। और जो 16 सीटें आप मानस जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हारी, तो उसको लेकर के हम लोगों की विशेष तैयारी चल रही है। हम लोग A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड सीटें तय कर दी है, उसमें संयोजक बना लिए हैं, उसमें प्रभारी बना दिए हैं। अब ये मानस जी, आप यकीन मानिए, हमारा 70% काम, 70% से ज्यादा काम हमारा पूरा हो चुका है। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। देश की राजनीति में एक ही राजनीतिक दल है जो ईमानदारी से काम करता है। शेष राजनीतिक दल मात्र लब्बाजी करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में मैं याद कह रहा हूँ, क्षमा करिए कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी तैयारी के रूप में कहां उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है? कांग्रेस पार्टी तैयारी के रूप में कहां उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है? बहुजन समाज पार्टी तैयारी के रूप में कहां उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ रही है? एनडीए गठबंधन जो अभी 5 राज्यों को चुनाव हुए, उसमें जितनी भी वर्जनाएं थी, सामान्य शिष्टाचार होता है मानस जी। हमारे में जैसे समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हुए हैं, तो उन्हें गाली गलौज थोड़े ना करने लगेंगे। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम लोगों का काम एक है जनता की सेवा करना। क्या क्या बातें कहेंगे? मरा हुआ सांप कहा गया, चालू पार्टी कहा गया, मंद बुद्धि कहा गया, चिरकुट कहा गया। ये बताइए, ये कोई भाषा है? इस प्रकार इन भाषा का प्रयोग करके ये लोग चाहते हैं हमारा जो गठबंधन कायम रहे।
मानस जी, ये गठबंधन आज के गठबंधन थोड़ी ना है, ये मैं 1990 से देख रहा हूँ। पहले इसका नाम यूपीए हुआ करता था, अब नाम बदल दिया, इंडी गठबंधन कर दिया। अब ये कह रहे नया गठबंधन है, अब इस गठबंधन में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। माने जी कहीं कुछ नहीं हो जाएगा, जैसे पुरानी परंपरा इनकी है बिल्कुल वही स्थिति में ये गठबंधन रहने वाला है। ये लोग जो है मात्र देश की जनता और प्रदेश की जनता को ठगने का काम करना चाहते हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कोई काम तो करके दिखाइए, गठबंधन नाम रख लेने से कुछ थोड़े ना होता है। इनके पिछले 6 महीने की उपलब्धि सिर्फ ये है इंडी गठबंधन नाम तय हुआ, इसके अलावा इन्होंने क्या काम कर दिया है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी काम करके दिखा रहे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में ऐसे राज्य हैं जहां 30 सालों से हम लोग सरकार चला रहे हैं, क्या उस राज्य की जनता क्या बेवकूफ जनता है? वो पिछले 6 चुनाव से लगातार वोट दे रही है। मध्य प्रदेश में दोबारा हमें पॉजिटिव इनकम्बेंसी के साथ हमें वहां की जनता ने चुना। बहुत से राज्य ऐसे हैं, तो बताइए हम लोग रिपोर्ट कार्ड देने पर भरोसा करते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड दिया, उसके बाद साल भर का रिपोर्ट कार्ड दिया। पिछले 5 वर्ष योगी पार्ट 1 में हर 6 महीने का हम लोग जनता को रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकारें रही हैं। दीपक जी ये बताइए आप लोगों ने कितनी बार रिपोर्ट कार्ड दिया? चुनाव जीतने के बाद अगले 5 वर्ष में ही चुनाव में जाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये मत सिखाइए हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, हम लोग किस तरीके से काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को नारे को लेकर के आई है, और मात्र उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 की 80 लोकसभा जीतने को लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। मानस जी हम लोग उसी के आसपास उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। अब देखिए जवान से जवान तो आती नहीं है, अब कांग्रेस भी कहेगी कि हम भी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे, दीपक जी भी कहने लगेंगे हम भी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। लेकिन उसके तौर पे आप काम क्या कर रहे हैं ये भी तो उत्तर प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए। आप वहां तक पहुंचने के लिए आपको परिश्रम क्या हो रहा है? कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ उनका इंडी गठबंधन को लेकर के अभी रस्साकसी चल रही है। मानस जी ये लोग कहीं नहीं जाने वाले, इन सबको लोकसभा चुनाव में मात्र 0 वोट उत्तर प्रदेश से मिलने वाला है, 0 सीटें मिलने वाली। क्षमा करिएगा मानस जी, भारतीय जनता पार्टी लगभग 80 सीटें जीत करके केंद्र में पूरा सरकार बनाने जा रही है। केंद्र में हम लोग 400 को लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, और 350 से कम लोकसभा की सीटें हमारी नहीं आएंगी। मानस जी यकीन मानिए हम लोग अभी तो खैर लगातार बैठने वाले, इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद भी मतगणना में भी बैठेंगे, फिर देखेंगे ये लोग क्या आरोप लगाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है दीपक रंजन जी। देखिए ये सवाल जो है वो सभी के जहन में, देखिए 5 राज्यों के चुनाव निकल गए, पूरा समय इसी में निकाल दिया कि ये नेता चिरकुट है, ये पार्टी फ्रॉड है, इनको वोट मत दो। आप अपने ही गठबंधन को आपने पूरा चुनाव प्रचार का वक्त आपने कोसते में निकाल दिया। अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं तय हुआ कि एक साझा कैंपेन उसकी शुरुआत की जाए। आप अपना अलग एजेंडा चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी अलग परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। कल से चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे राष्ट्रीय लोकदल अपनी अलग यात्रा निकालने जा रही है। तो ये जो बंटवारा है वो दीपक जी साफ तौर पर नजर आता है। और जनता जो ये चुनाव की जो समीक्षाएं अब हो रही है, जिन राज्यों में, जो कि मैं खुद भी गया था, जिन राज्यों में कांग्रेस बहुत मजबूत, खासतौर से मैं मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहा हूं, जहां बहुत मजबूत नजर आ रही थी, वहां आप ही लोगों की बयानबाजी और आप लोगों के इंडिया गठबंधन के आपसी टकराव से जनता में ये मैसेज गया कि ये गठबंधन सिर्फ नाम का है, दिखाने का है, कोई गठबंधन ऐसा नहीं है, कोई एकजुट नहीं है, क्योंकि खुले मंच से आप लोग एक दूसरे को गालियां बक रहे थे। तो क्या अब इन गलतियों से सबक लेते हुए, मैं अपना सवाल फिर दोहरा रहा हूं, क्या इन गलतियों से सबक लेते हुए क्या समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, क्या ये सब बैठ करके आप लोग कोई जल्द से जल्द कोई साझा कार्यक्रम, कोई साझा कैंपेनिंग की शुरुआत करने पर विचार कर रहे हैं, या अभी भी आपको लगता है कि हमको अलग ही लड़ना चाहिए? मानस भाई मैंने पहले ही कहा, मैंने शुरू में ही कहा कि हर हार जो है कुछ ना कुछ सीख देकर के जाती है। तो निश्चित रूप से अभी आपने जैसा कहा ना कि अगर पूरा इंडिया गठबंधन जो है अगर वो एक दिखता, एकजुट एक गुट दिखता, तो निश्चित रूप से आज ये परिणाम नहीं आते। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इंडिया मोर्चे की ताकत आप एहसास कर रहे हैं ना, कि अगर इंडिया मोर्चा की ताकत एकजुट रहती तो निश्चित रूप से हमने उससे सबक लिया है, हमने उससे सीख लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने बड़े भाई राघवेंद्र भाई के लिए मैं कहना चाहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखो, सरकार भी तुम्हारा है। इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड जो इन्होंने दिखाया है अपना, और जिस तरीके की बात ये बता रहे थे रमेश बिधूड़ी के बारे में, इन्होंने नहीं क्या कि कहा कि किस तरीके से सदन में जो लोकतंत्र का मंदिर है वहां पे धर्म और आतंक को जोड़ करके किस तरीके से अमर्यादित भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया। 50 करोड़ की प्रेमिका, जर्सी गाय, विधवा,
ये देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहा है, उस पर नहीं बोल रहे हमारे बड़े भाई राघवेंद्र भाई? अरे उस पर भी कुछ प्रकाश डालिए, उस पर भी कुछ बताइए। देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से अमर्यादित बात, और जो लोकतंत्र का मंदिर है मानस भाई, जनता उनको जिता कर जो भेज रही है ना दीपक रंजन जी, तो ये तो समीक्षा आपको करनी है कि अब देखिए मानस भाई, देखिए मानस भाई, मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं जनता के ऊपर उंगली उठाऊं। मैं सरकार के ऊपर मैं उंगली उठा सकता हूं, और हम लोग विपक्ष में बैठे हैं और हम लोग आलोचना करेंगे। और आलोचना का मतलब नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आपको क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं आम जनता, आम मतदाता के सामने? बीजेपी का करके दिखा रही है, अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, कन्विंस कर रही है पब्लिक को, तो ही तो उसको वोट मिल रहा है ना दीपक भाई। तो मेरे भाई मानस भैया, मेरी बात तो पूरी आ जाने दीजिए। मैं तो इनसे जनता की आवाज ही, मैं तो ये खुद वादा कर गया, हमने तो वादा किया नहीं कि अगर सरकार बनेगी तो हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। हम तो, और आप तो लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। आप ये आवाज तो आप उठानी चाहिए कि राघवेंद्र भाई आपने वादा किया था, चलिए वहां छोड़िए, अभी तो सरकार नहीं बनी क्योंकि अभी तो ये सीएम फैसी ने अभी तक ये खोज पाए हैं। उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर देना, पूर्ण बहुमत की सरकार है, 5 मिनट लगेगा इनको उत्तर प्रदेश में 450 रुपए सिलेंडर शुरू करे, देखिए कितने लोगों को रियायत मिलेगी। तो हम तो जनता की आवाज उठाना, आज जनता जो महंगाई से जूझ रही है, और आपने वादा किया है ना मानस भाई, रिपोर्ट कार्ड दिखाने से कुछ हो जाएगा? अरे रिपोर्ट कार्ड आपने खुद बनाया, खुद तैयार किया, क्या नहीं किया? समाजवादी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड आप पूछ रहे हैं? अरे आपने अपने मंत्रियों से, अपने अधिकारियों से रिपोर्ट कार्ड मांगा तो दे दिया लोगों ने। आप बताने का काम करिए। उत्तर प्रदेश, मैं तो कह रहा हूं बार बार मानस भाई, 450 रुपए का अगर उत्तर प्रदेश में सेंटर हो जाएगा, नारी बंधन की बात करते हैं, महिलाओं को घर गृहस्थी चलाने में कितनी सुविधा हो जाएगी? आप बताइए। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, अपने संकल्प पत्र में कहा है, जब वहां सरकार बनेगी उसके 1 घंटे बाद आप सबसे पहला जो आप मुख्यमंत्री जी दस्तखत करें वो 450 सेंटर वाला करें। लेकिन अविलंब उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर इनकी सरकारें हैं वहां पर तो शुरुआत कर देंगे। अगर हम जनता की आवाज उठा रहे तो मैं क्या कर, हम क्या कर, चुनाव से पहले कोई घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर दे दीपक भाई। लेकिन आज इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं हम लोग। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दीपक रंजन जी आपका भी, राघवेंद्र सिंह जी आपका भी, ब्रजेश शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर अनु पासवान भी जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अमन पांडे जी जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है, उनसे बात नहीं हो पाई, उनके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी वो इस चर्चा में मेरे साथ भागीदारी कर रहे थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे कि क्या हार से कोई सबक लेगा इंडिया गठबंधन, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आएगा, और आने वाले वक्त में क्या रणनीति होगी एनडीए के सामने चुनौती पेश करने की। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इस चर्चा को ही विराम देते हैं, कल किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक की इजाजत दीजिए, नमस्कार।